अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम इको 402 के लेसन नंबर 34 को देखेंगे, जो कि हमारे पास है प्राइसिंग विद मार्केट पावर। ठीक है, नया टॉपिक शुरू हो गया हमारा। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, देखिए आपकी सपोर्ट से ही जो है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँगी। तो आप मेरी सपोर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो मैं आपके लिए मज़ीद जो है वो मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड करूँगी, आपको प्रोवाइड करूँगी। और जो है वो आपके लिए मज़ीद लेक्चर्स एंड दूसरा जो भी मटेरियल होता है, आपको भी जो भी चाहिए होगा आपकी डिमांड के मुताबिक आपको इस चैनल पर मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलें देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है प्राइसिंग विद मार्केट पावर। ठीक है, और प्राइसिंग विद मार्केट पावर क्या होती है, आई थिंक मैंने आपको जो है वो पीछे शायद मैंने पढ़ा है, या इधर आगे आएगा मुझे लगता है। एक मिनट में देख लेती, हाँ आगे आएगा, अभी तो हमने पीछे नहीं पढ़ा, सॉरी। चलें, जो हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो ये है कि मोनोप्सनी पावर क्या होता है। मैंने शायद आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है कि मोनोप्सनी पावर क्या होता है, तो आप वो मज़ीद लेक्चर्स वो लाजमी लें, अगर नहीं लिया तो आपने वो लेक्चर, और देन आप जो है वो लेक्चर नंबर 34 पे आना। ठीक है, चलें अगर थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ मोनोप्सनी पावर का। ये देखें, जो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि जब एक ही बायर एक पर्टिकुलर मार्केट या इंडस्ट्री में डोमिनेंट होता है और इसके सेलर्स को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचने की जो है वो जब वो कोशिश करता है तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है, तो सो मोनोप्सनी जो है उसकी वजह से बायर को एबनॉर्मल पावर मिलता है और इसके सेलर्स को कम प्राइसेस जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है वो ये मोनोप्सनी पावर काम करती है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास लिखा अ फ्यू बायर्स कैन इन्फ्लुएंस पावर। वो कहते हैं कि जो चंद एक जो है वो बायर्स जो होते हैं वो उनकी इन्फ्लुएंस पावर वो प्राइस जो वो इन्फ्लुएंस हो सकती है। जैसे कि हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ गया। ठीक है, एग्जांपल ये एज अ क्विज आपका आ सकता है, ऐसी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। ठीक है, जिन्हें हम इग्नोर करते हैं, बट ये है भी नहीं इग्नोर करने वाली। सो नेक्स्ट जो है वो मोनोप्सनी पावर गिव्स दैम, मोनोप्सनी पावर क्या देती है कि एबिलिटी टू पे अ प्राइस दैट इज़ लेस देन द मार्जिनल वैल्यू। ठीक है, किससे जो है वो लेस देन है मार्जिनल वैल्यू से। इसके बाद जो है वो डिग्री ऑफ मोनोप्सनी पावर डिपेंड करती है इन तीन सिमिलर फैक्टर्स पर। तीन सिमिलर फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये आपने याद करने होंगे। तो जो कि हमारे पास पहला फैक्टर है इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट सप्लाई, एंड देन सेकंड फैक्टर जो है वो नंबर ऑफ बायर्स, एंड थर्ड फैक्टर हमारे पास जो है वो इंट्रैक्शन अमंग बायर्स। अब देखिए, जो पहला फैक्टर है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट सप्लाई, द लेस इलास्टिक द मार्केट सप्लाई द ग्रेटर द मोनोप्सनी पावर। जितनी हमारे पास से मार्केट सप्लाई जो है वो लेस इलास्टिक होगी, कम इलास्टिक होगी मतलब कि, तो उसकी मोनोप्सनी पावर जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, ग्रेटर हो जाएगी। नंबर ऑफ बायर्स क्या कहती है कि द फ्यूर द नंबर ऑफ बायर्स। ठीक है, फ्यूर का मतलब, फ्यू आपको पता है ना, चंद कुछ लोगों की बात होती है। जो फ्यूर होता है वो आपकी इन्होंने जो है वो कंपैरेटिव डिग्री लगाई हुई है, आपको शायद आते तो होंगे सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। तो ये कंपैरेटिव डिग्री होती है फ्यूर की, फ्यू की जो है वो कंपैरेटिव डिग्री फ्यूर होती है। तो सो ये आपने समझ जाना कि ये क्या बोल रहा है। द फ्यूर द नंबर ऑफ बायर्स द लेस इलास्टिक द सप्लाई एंड द ग्रेटर द मोनोप्सनी पावर। जो इलास्टिसिटी जितनी हमारे पास इसमें में कम होगी, जो हमारे मोनोप्सनी पावर है वो जो है वो ज़्यादा होती है, और कितने उसमें जो है वो फ्यूर नंबर ऑफ बायर्स की वजह से, बायर्स में। ठीक है, इसके बाद इंट्रैक्शन अमंग बायर्स क्या कहते हैं, द लेस द बायर्स कम्पीट। जो हमारे पास जो बायर्स हैं वो कम होंगे तो द ग्रेटर द मोनोप्सनी पावर होगी, किसमें, इंट्रैक्शन अमंग बायर्स में। ठीक है, चलें इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं। प्यारे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मोनोप्सनी पावर इफ़ द इलास्टिक वर्सेस इन इलास्टिक सप्लाई में। ठीक है, अगर इलास्टिक, जो इलास्टिक और इन इलास्टिक सप्लाई का जो है वो उन्होंने वर्सेस किया हुआ है। ठीक है, कंपैरिजन किया हुआ, कॉन्ट्रास्ट। सो यहाँ पे आप देख लीजिएगा इनको, एंड देन हम जो है वो नीचे आ जाते हैं। ये डेड वेट लॉस फ्रॉम मोनोप्सनी पावर दिखाया हुआ है। ठीक है, इसमें से और जो चीज़ें करने वाली है यहाँ पे आ जाते हैं हम, डिटरमाइनिंग द डेड वेट लॉस इन मोनोप्सनी। ठीक है, चेंज इन सेलर सरप्लस। जब हमारे पास सरप्लस, सेलर सरप्लस जो है वो चेंज होगा तो हमारे पास माइनस ए माइनस सी में, एंड देन चेंज इन बायर सरप्लस होगा तो वो ए माइनस बी होगा, और चेंज इन वेलफेयर जो होगा वो हमारे पास माइनस ए माइनस सी प्लस ए माइनस बी, जो कि ए से कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी और माइनस बी रह जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इन एफिशिएंसी अकर्स बिकॉज लेस इज़ परचेज। हमारे पास इन एफिशिएंसी कब अकर होगी, जब हमारे पास जो है वो परचेज जो है वो कम हो जाए, तो वहाँ पे हमारे पास इन एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं हम, द सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोप्सनी पावर। अब इसमें जो है वो ये क्या होता है, बिलैटरल मोनोपोली। अब बिलैटरल मोनोपोली क्या होता है स्टूडेंट्स, पता है किसी को?
चलें देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जो बिलैटरल मोनोपोली होता है हमारे पास, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर मतलब एक ख़रीदार होता है और एक फ़रोख्त करने वाला होता है, ठीक है। वहाँ पर एक ख़रीदार और एक ही फ़रोख्त करने वाला मार्केट पर काबू रखता है, किसमें? बिलैटरल मोनोपोली में। यानी एक ही ख़रीदार होगा और एक ही फ़रोख्त करने वाला होगा, और उन दोनों का जो है वो उस पर मार्केट पर जो है वो क्या होगा? कंट्रोल होगा, ठीक है। अब देखिए, बिलैटरल मोनोपोली का मतलब मैंने आपको बताया कि एक ऐसी ख़ास चीज़ या सर्विस के लिए एक ख़रीदार और एक ही फ़रोख्त करने वाला होता है, और इसका मतलब है कि ख़रीदार और फ़रोख्त करने वाला एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड करते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट होते हैं। और ट्रांजैक्शन की शर्तें भी जो है ना, उनकी ट्रांजैक्शन की शर्तें और कीमत दोनों डीलर्स के बीच निगोटिएशन से जो है वो तय की जाती हैं। देखिए, निगोटिएशंस क्या होता है? नेगोटिएशंस कहते हैं जैसे कि आपस में बातचीत करके, गुफ्तगू करके जो है वो मेन जो चीज़ है वो उनको एक दूसरे से जो उन्होंने ट्रांजैक्शन करनी होती है वो उसमें को जो है वो हम कहते हैं, ठीक है। नेगोटिएशंस यानी आपस में गुफ्तगू करके जो आप फ़ैसला करते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ करें हम एक भैंस लेते हैं, बफेलो, ठीक है। जो सेलर है ना, सेलर उसको कह देते हैं कि वो 50,000 की बेच रहा है, ठीक है, 50,000 की। और जो फ़रोख्त करने वाला है वो उसको कितने में लेगा? वो कहता है कि मैं 40,000 में लूँगा। अब बायर्स है वो कम में लेना चाहता है उस चीज़ को, जो सेलर है वो प्रॉफिट कमाना चाहता है अपनी भैंस से, कि वो चाहता है कि मेरी ज़्यादा उसमें यानी 50,000 में जो है वो सेल हो जाए। बट दोनों आपस में क्या करते हैं? गुफ्तगू करते हैं, निगोटिएशंस करते हैं सॉरी, ठीक है। जब निगोटिएशंस करते हैं तो उन दोनों में तय होता है कि ना तेरी ना मेरी 45 की, ठीक है, ना तेरी ना मेरी 45 की, दोनों में ये तय हो जाता है कि 45,000 की जो है वो बायर करेगा और वो भी सेल कर देगा इस पर, ठीक है। ये चीज़ मैंने एक सिर्फ सिंपल एग्जांपल बताई है, बट हमारे पास बिलैटरल मोनोपोली में वो चीज़ होती है जिसके एक ही मैं आपको बताऊं, जो मार्केट ऐसी मार्केट चीज़ होती है जहाँ पे वो ख़ास चीज़ होती है, जैसे कि कम चीज़ें होती कुछ आपकी, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जो है वो पाकिस्तान की स्टील मार्केट है, ठीक है। पाकिस्तान में जो स्टील की जो मार्केट है वो एक है, और उससे जो है वो कोई दूसरा पाकिस्तान का जो है वो दूसरी मार्केट जो है वो उससे कुछ गेन करना चाहती है, तो वो मेन चीज़ है स्टील मार्केट। ये भैंस की तो मैंने सिर्फ कॉमन एग्जांपल दी है, ठीक है, आपके आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए। लेकिन जो ये होती है ना, स्पेसिफिक चीज़ के लिए होती है बिलैटरल मोनोपोली, स्पेसिफिक ऐसी ख़ास चीज़ जो मार्केट में कम मौजूद होती है, ठीक है, तो उसके लिए ये हो गया। समझ आ गई? आई होप आपको जो है वो इस बात की अब समझ आ गई होगी। चलिए, इसके बाद जो है वो यहाँ पे देखें, बिलैटरल मोनोपोली इज़ रेयर, हाउएवर मार्केट्स विद अ स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स विद मोनोपोली पावर सेलिंग टू मार्केट विद अ फ्यू बायर्स विद मोनोपोली पावर इज़ मोर कॉमन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आ जाता है, वो आपने याद कर लेनी, ठीक है स्टूडेंट्स, बिलैटरल पावर्स की। इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास, इन दिस केस व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन टू प्राइस। वो कहते हैं इस केस में आप जो है वो क्या कहते हैं कि प्राइस क्या जो है वो होगी। तो देखिए, मैं आपको इसका आंसर करवा रही हूँ। अब आपने जो है वो पता क्या करना है, अपना रजिस्टर निकालें, पेन निकालें और उस पर लिखना शुरू कर दें। आंसर मैं अब लिखवा रही हूँ कि प्राइस विल बी निगोटिएटेड and likely to be between the maximum price buyer is willing to pay and minimum price seller is willing to accept। मैंने आपको ऊपर वाला कॉन्सेप्ट समझाया ना बिलैटरल मोनोपोली का, तो ये उसी से एक ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। बिलैटरल मोनोपोली से ही एक उन्होंने उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाया है। अब उसका आंसर हमने क्या दिया है कि प्राइस विल बी निगोटिएटेड, कि जो प्राइस जो हम तय करते हैं वो निगोटिएटेड यानी आपस में बातचीत करके करते हैं, एंड लाइकली टू बी बिटवीन द मैक्सिमम प्राइस बायर इज़ विलिंग टू पे। विलिंग टू पे का मतलब होता है जैसे कि आप जो है वो उस चीज़ का इतना पैसा दे सकते हैं, जैसे कि उसने बायर ने कहा था मैं 40 का दूंगा और सेलर कह रहा था कि मैं 50 की भैंस दूंगा, तो उस पर वो कहते हैं कि उन्होंने बातचीत की और बायर की जो विलिंग टू पे है देने की, जो पैसा कितना दे सकता है वो, और मिनिमम प्राइस जो सेलर जो है वो थोड़ा जितना मिनिमम कर सकता है उससे, उन दोनों को वो जो है वो निगोटिएटेड करते हैं एंड देन जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है इनकी चीज़, ठीक है। समझ आ गई? दोबारा मैं आपको आंसर रिपीट करवा रही हूँ, वो लिख लें कि प्राइस विल बी निगोटिएटेड मैं स्पेलिंग लिखवा देती हूँ अगर आपको परेशानी हो रही है, निगोटिएटेड, ठीक है, समझ आ गई। निगोटिएटेड, प्राइस विल बी निगोटिएटेड एंड लाइकली टू बी बिटवीन द मैक्सिमम प्राइस बायर इज़ विलिंग टू पे एंड मिनिमम प्राइस सेलर इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट, ठीक है। ये आपने आंसर कर देना है। देन हम नीचे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, लिमिटिंग मार्केट पावर द एंटी ट्रस्ट लॉज।
भाई अब एंटी ट्रस्ट लाज क्या होते हैं, देखिए एंटी ट्रस्ट लाज प्रोमोट अ कम्पिटिटिव इकोनॉमी। अब कम्पिटिटिव इकोनॉमी क्या है, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं। अब मैं आगे इसमें, क्योंकि वीडियो जो है वो आपकी ज़्यादा लेंथी हो जाती है स्टूडेंट्स, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता होता है, फिर उनको जो है वो वॉच करनी पड़ जाती है। अब जो बच्चे नहीं लेते, पीछे वाले जिन्होंने लेक्चर्स नहीं लिए, उनको ये होता है कि हमें कम्पिटिटिव इकोनॉमी के बारे में बताएं। देखिए प्रीवियस लेक्चर्स लें, वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, सो मैं यहाँ पे वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करने वाले। सो देखिए अब एंटी ट्रस्ट लाज प्रोमोट करता है कम्पिटिटिव इकोनॉमी को, और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो डिज़ाइन करते हैं टू प्रमोट अ कम्पिटिटिव इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए डिज़ाइन करते हैं रूल्स और रेगुलेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आ जाए प्रोहिबिटिंग एक्शंस दैट रिस्ट्रेन आर likely to restrain competition restrictions the form of market structures that are अलाउेबल। अच्छा, ये कम्पिटिटिव इकोनॉमी को जो डिज़ाइन करते हैं रूल्स और रेगुलेशंस वो कौन कौन से, ये जो है वो 2 पॉइंट दिए हुए उन्होंने। ठीक है, इसके बाद प्राइसिंग विद मार्केट पावर क्या होता है स्टूडेंट्स, प्राइसिंग विद पावर मार्केट। देखें प्राइसिंग पावर विद मार्केट जो है, यहाँ पे प्राइसिंग विदाउट मार्केट पावर जो है वो परफेक्ट कंपटीशन को जो है वो डिस्प्ले करती है। इज़ डिटरमाइंड बाय मार्केट सप्लाई एंड डिमांड। इसमें क्या होता है, इसमें किस चीज़ को डिटरमाइन किया जाता है, मार्केट सप्लाई और डिमांड को। और द इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो है वो मस्ट बी एबल टू फॉरकास्ट द मार्केट एंड देन कंसंट्रेट ऑन मैनेजिंग प्रोडक्शन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। इसमें अच्छा आपके ना यहाँ से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, बाकी आप याद नहीं करेंगे। और एमसीक्यूज़ कैसे बनते हैं मैं आपको फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियो में ये सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगी आपको। ठीक है, अभी जस्ट आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें। यहाँ पे जो है वो हमारे पास प्राइसिंग विद मार्केट पावर है, जो कि हमारे पास इम्परफेक्ट कंपटीशन को डिस्प्ले करवाता है। और ये रिक्वायर्ड होता है कि द इंडिविजुअल प्रोड्यूसर टू नाउ मच मोर अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड। जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होता है वो उसे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिमांड की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो है वो जानता है। तो एज वेल एज मैनेज प्रोडक्शन, जैसे कि जो है वो प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूस करने वाला जो है वो उसको मैनेज करता है। तो जो हमारे पास प्रोड्यूसर होता है वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होता है वो इसके बारे में भी जो है बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में उसे नॉलेज होता है। तो ये हमारे पास प्राइसिंग विद मार्केट पावर होती है। सो नीचे आ जाए स्टूडेंट्स, हमारे पास कैप्चरिंग कंज्यूमर सरप्लस आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, ये देखें हमारे पास ओए ये अच्छा इन्होंने इसके बारे में दिया हुआ, ये जो ग्राफ दिया हुआ ना इसी के बारे में बताया हुआ। कैप्चरिंग कंज्यूमर सरप्लस में हमारे पास जो चीज़ें हैं, उन्होंने जो हमारे पास ग्राफ में चीज़ें थी वो ये चीज़ें थी। पी स्टेरिक क्यू स्टेरिक सिंगल पी एंड क्यू एट एम सी इक्वल होता है एम आर के। जब हमारे पास मैक्सिमाइज होता है तो ए बराबर है कंज्यूमर सरप्लस विद पी की। ये जो है ना कहते हैं कि नोटेशंस वो चीज़ें हैं ये। ठीक है, पी ग्रेटर देन एम सी तो एंड कंज्यूमर वुड बाय एट लोअर प्राइसेस। जब पी प्राइस ग्रेटर देन एम सी हो जाएगी तो इसका मतलब है जो हमारे पास कंज्यूमर की जो ख़रीदने की वो चीज़ वो जो जब कंज्यूमर उसको किस चीज़ को ख़रीदेगा तो वो लोअर प्राइस में होगी। ठीक है, P1 का मतलब होता है लेस सेल्स एंड प्रॉफिट्स, P2 का इंक्रीज सेल्स एंड रिड्यूस रिवेन्यू एंड प्रॉफिट्स, और PC जो है वो कम्पिटिटिव प्राइस को जो है वो शॉर्ट करता है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास एक क्वेश्चन, हाउ कैन द फर्म कैप्चर द कंज्यूमर सरप्लस इन ए एंड सेल प्रॉफिटेबली इन बी। तो यहाँ पे प्राइस आंसर भी हमें इन्होंने जो है वो दिया हुआ है, प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग टू पार्ट टैरिफ बंडिंग। अब इसको आपको ना इसकी समझ नहीं आएगी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग क्या होता है, क्योंकि इसका जो टॉपिक है आपके पास ये देखें यहाँ पे आया हुआ है। तो मैं आपको इसका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो है वो टॉपिक समझाती हूँ, देन आपको जब इसकी समझ आ जाएगी। ये उन्होंने जो पूछा हुआ ना वो ये पूछा कि कैसे एक फर्म जो है वो कैप्चर करती है कंज्यूमर सरप्लस को ए में और एंड सेल प्रॉफिटेबली जो है वो उसको बी में, कैसे जो है वो मतलब ग्रुपिंग करती है। तो वो कहते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो है वो 2 पार्ट टैरिफ्स बंडिंग होती है, जिसमें जो है वो ये कोई भी प्रोड्यूसर है उसको जो है या फर्म जो है सॉरी उसको कैप्चर कर लेती है। ठीक है, अब ये इसका आपको ना यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी। ठीक है, चलें यहाँ पे देखिए हमारे पास आ जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब स्टूडेंट्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज़ होती है, देखिए सबसे पहले आप ये गौर से सुने कि देखिए ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक सेलर अपने डिफरेंट कस्टमर्स को सेम प्रोडक्ट हो या सर्विसेज के लिए अलग अलग प्राइस पर उसने बेचनी होती है। और ये तब होता है जब सेलर को जो है वो पता होता है कि कुछ कस्टमर्स इसके प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए कितना पैसा यानी वो दे सकते हैं, और जबकि कस्टमर्स जो है वो कम पैसा देना चाहते हैं, और जो हमारे पास सेलर्स होते हैं ज़ाहिर बात है वो बेनिफिट के चक्कर में जो है वो ज़्यादा पैसा वसूल करना चाहते हैं। सो सेलर जो है वो फिर अपने कस्टमर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, सेलर क्या करेगा, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने के बाद फिर वो क्या करेगा, इन्हें जो है वो अलग अलग प्राइसेस पर प्रोडक्ट बेचेगा वहाँ पर। जैसे कि मैं आपको एक
एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि एयरलाइंस टिकट्स होती हैं। एयरलाइन टिकट्स का मतलब क्या होता है कि सबकी सेम थोड़ा ना होती है वो। देखें, उसको भी उन्होंने एक क्लासिफाइड किया होता है, उसकी जो है वो ग्रुपिंग की हुई थी। जैसे कि बिज़नेस क्लास के अलग टिकट्स का रेट होता है, इकोनॉमी क्लास का जो है वो अलग रेट होता है, स्टूडेंट डिस्काउंट का अलग रेट होता है। जैसे देखिए, बिज़नेस क्लास वालों की सपोज कर लेते हैं हमारे पास 20,000 जो है वो पर टिकट है, ठीक है। जबकि जो हमारे पास इकोनॉमी क्लास है उसकी 15,000 होगी। और जो हमारे पास स्टूडेंट्स डिस्काउंट जो होते हैं वो हमारे पास जो है वो 10,000 होगी, ठीक है। तो ये जो है वो 3 तरह की क्लासिफाइड की जाती है। देखें, अगर कोई जो है वो लोग इस टाइप में नहीं जा सकते, जो बिज़नेस क्लास नहीं होते, जो नॉर्मल लोग होते हैं, इकोनॉमिक क्लास के जो लोग होते हैं, वो 15,000 में चले जाते हैं। इनको फिर एयरलाइंस को क्या होगा, मुनाफा ही होगा। अगर जब तक 20,000 हो ना और जो है वो कोई जा ना सके, तो फिर तो जो है वो बहुत कम लोग ही पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में या दूसरी जगह पे जो है वो जा सकेंगे। तो इसलिए जो है वो इन्होंने थोड़ा इसकी टिकट्स जो है वो थोड़ी कम कर दी। जो स्टूडेंट्स वाले हैं उसको और भी ज़्यादा कर। अब देखिए, स्टूडेंट्स नहीं जा सकते, 15,000 जिस स्टूडेंट्स के पास ना हो वो नहीं जा सकेगा। सो इसलिए उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट रखा 10,000 पे, ताकि लोग जा भी सकें, उनको भी प्रॉफिट हो जाए और लोगों को भी जो है वो सहूलत दरकार हो जाए, ठीक है। और इसी तरह की मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि सिनेमा हॉल्स की जो टिकट्स होती हैं, उसमें क्या होता है, मॉर्निंग शो की अलग होती है, इवनिंग शो की अलग जो है वो रेट होता है, अलग रेट होता है उसका, और जो नाइट शो होता है उसका अलग रेट होता है। ऐसा होता है ना। तो उसमें क्या होता है कि सब लोग देख भी लेते हैं अपनी अपनी क्लास के मुताबिक, और जो है वो इंजॉय भी कर लेते हैं, और जो सिनेमा हॉल वाले लोग हैं उनको जो है वो इसका बेनिफिट हासिल होता है, ठीक है, उनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो जाता है। सो देखिए, एक और मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। जैसे ना पता नहीं कौन से महीने में आते हैं, मार्च में आते हैं या फेब में आते हैं, मुझे से इसे याद नहीं है, आप लोगों को शायद पता हो। अगर आपको किसी को पता है तो मुझे बताइएगा। जैसे मेले के दिन नहीं आते, मेलों में क्या होता है, उनमें ना एक वो लगता है, लक्की रानी सर्कस होता है शायद, लक्की रानी सर्कस होता है। उसमें क्या होता है कि जो पहले 2-3 दिन तक जो होता है जो है वो 300 पर सीट होती है लक्की रानी सर्कस देखने की। फिर वो क्या करते हैं, जब लास्ट वाले उनके जाने के दिन आते हैं ना, वो लास्ट वाले 1-2 डेज़ में वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, तो वहाँ इसमें जो है वो क्या करते हैं कि स्कूल कॉलेजेस के जो होते हैं वहाँ पे जाते हैं वो लोग, और वहाँ पे स्टूडेंट्स को 200 या 150 का जो है वो क्या कहते हैं कि टिकट्स दे देते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो उसको देख लें। अब फिर क्या होता है, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पे जाते हैं, कम रेट की जो टिकट्स होती है, और जो है वो आराम से इंजॉय कर लेते हैं, ठीक है। उस तरह क्या होता है, सब लोग भी देख लेते हैं और जो है वो उनको भी बेनिफिट हासिल हो जाता है। तो ये जो है वो हमारे पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है, यानी उसको ग्रुपिंग में डिवाइड कर देना होता है। इसके बाद आई होप सो अब आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी जो है वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ द चार्जिंग ऑफ डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर सिमिलर गुड्स। सेम चीज़ के लिए डिफरेंट कंज्यूमर्स के लिए डिफरेंट प्राइसेस, ठीक है। ये वही चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई है। इसके बाद आ जाता है, अच्छा, इसकी भी जो है वो कैटेगरीज होती हैं। 3 तरह की ये चीज़ डिग्री होती है इसकी। एक फर्स्ट डिग्री, दूसरी सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। 3 तरह की डिग्री होती है। अब हमने जो है वो 1 बाय 1 इसको अच्छे तरीके से इसको जो है वो समझना है। अब देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट डिग्री होती है ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, वो कौन सी होती है, इसमें क्या होता है हमारे पास, देखिए, charge a separate price to each customer the maximum or reservations price they are willing to pay। अब आपको नहीं समझ आई होगी कि ये क्या चीज़ है। देखिए, इसमें एक सेलर जो है वो अपने हर एक कस्टमर से उसकी विलिंगनेस टू पे के बराबर प्राइस चार्ज करता है। अब विलिंगनेस टू पे क्या होता है, विलिंगनेस टू पे जो है वो हम WTP से भी जाहिर करते हैं, विलिंगनेस टू पे। इसका मतलब होता है कि कस्टमर्स जो है वो उस को जो है वो प्राइस यानी उसकी जो है वो अदायगी कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है, सेलर अपने जो है वो एक कस्टमर्स जो है अपने कस्टमर से उसके विलिंगनेस टू पे के बराबर प्राइस चार्ज करता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं, यहाँ पे भी ये लिखा हो कि चार्ज अ सेपरेट प्राइस टू ईच कस्टमर। हर कस्टमर के लिए जो है वो एक सेपरेट चार्ज होता है, बट वो उसको देखता है, जो सेलर होता है ना उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितना जो है वो पे कर सकता है। बातचीत के दौरान इसे पता चल जाता है, ठीक है, वो कितना पे कर सकता है। मैक्सिमम और रिजर्वेशन प्राइस दे आर विलिंग टू पे होता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं एडिशनल प्रॉफिट फ्रॉम परफेक्ट फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के डायग्राम से कही हुई है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आ जाता है, वाई वुड आ प्रोड्यूसर हैव डिफ़िकल्टी हैव डिफ़िकल्टी इन अचीविंग फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन।
कि जो है कैसे जो है वो एक प्रोसीजर को डिफ़िकल्टी का सामना होता है इन फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। देखिए टू मैनी कस्टमर्स इन प्रैक्टिकल, इसमें जो है वो कस्टमर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। और कुड नॉट एस्टिमेट द रिजर्वेशन प्राइस फॉर ईच कस्टमर, हर कस्टमर के लिए जो प्राइस होती है वो एस्टिमेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये दोनों इसके आपके आंसर हैं पॉइंट्स। इसके बाद आप जो है वो इसको खुद रीड कर लीजिएगा, मैं इसको स्किप कर रही हूँ। देन स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती है डायग्राम, इसको आप देख लीजिएगा कि फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन इन प्रैक्टिस। देखिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, एक सेलर होता है और वो जो है वो अपने कस्टमर से उसकी विलिंगनेस टू पे के बराबर जो प्राइस चार्ज करता है। अब देखिए हमारे पास इस सिर्फ इतना से ये चीज़ें हमारे पास आएंगी, MR है, MC है और ये डिमांड यानी D आ गया, क्वांटिटी एंड प्राइस। ठीक है, अब ये बहुत इजी है। 6 प्राइसेस एग्जिस्ट रिजल्टिंग इन हायर प्रॉफिट्स में, एंड देन विद अ सिंगल प्राइस P स्टेरिक 4 जो है सिंगल प्राइस ये वाला P स्टेरिक 4 आर फ्यू कंज्यूमर्स एंड दोज हु पे P5 और P6 में हैव अ सरप्लस। ठीक है, इस तरह इस फॉर्म में जो है वो लोग इसको परचेज कर सकते हैं। इस तरह जैसे मैं आपको सपोज कर दूं कि जैसे एक चीज़ 10 रुपये का सेलर बेच रहा है, तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो उसको 8 रुपये वाले लेके जा रहे हैं, 8 रुपये में लेके जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह जो है वो ये हमारे पास फर्स्ट डिग्री आ जाती है। इसके बाद सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, यहाँ पे आ जाए। इसमें आपके स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं दी, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी कि क्या चीज़ होती है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। देखिए इसमें जो है वो सेलर अपने हर एक कस्टमर से उसके विलिंगनेस टू पे के बराबर प्राइस चार्ज नहीं करता है। सेम चीज़ के लिए विलिंगनेस टू पे के बराबर प्राइस चार्ज नहीं करता, बल्कि डिफरेंट प्राइस पर प्रोडक्ट या सर्विस बेचता है, लेकिन ये प्राइसेस कस्टमर्स के विलिंगनेस टू पे के बराबर नहीं होते। देखिए एक मोबाइल फ़ोन का एक कंपनी है, वो मोबाइल फ़ोन का डाटा आपको प्रोवाइड करती है। वो कहती है कि 1 GB जो है 1 GB आपको मिलेंगे 100 में। ठीक है, 5 GB जो है वो आपको मिलेगा, एक मिनट, वो कहते हैं कि 1 GB जो है वो आपको मिलेगा 100 में, 5 GB जो है वो आपको मिलेगा 250 में, सपोज कर लेते हैं। और जो है वो कहते हैं कि 10 GB जो है वो हमें मिलेगा 400 में। अब हर उसने कैटेगरी बना दी ना कि अगर जो है वो ज़्यादा पे नहीं कर सकता, वो 1 GB ले ले 100 रुपये में। जो ज़्यादा हाई क्लास के जो सही लोग हैं जो पे कर सकते हैं वो 400 में 10 GB ले लें। जो मिडिल क्लास के लोग हैं बेचारे हमारे जैसे, वो 5 GB ले सकते हैं 250 में। तो ये जो चीज़ है इसकी कैटेगरी बना देना, ग्रुपिंग कर देना, और हर ताकि उसको भी, कंपनी को भी जो है वो इसका फ़ायदा हासिल हो और जो कंज्यूमर है उसको भी इसका फ़ायदा हासिल हो। तो ये जो है वो सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, आई होप सो आपको बहुत अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स इंक्रीज़ कंज्यूमर वेलफेयर और हायर प्रॉफिट्स। हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट हायर होता है और जो कंज्यूमर वेलफेयर है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, ये जो स्टूडेंट्स था आपका लेक्चर नंबर 35 था। ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और अगर फिर भी कोई कहीं से आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मिलेगा आंसर। और अब मुझे आप इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।